हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम अपने किताबों का ज्ञान आप तक सरल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो साथियों, मैं फिर से आई हूं उसी बुक का ऑडियो लेकर जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। ये किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। साथियों, मैं अंजलि कुमारी। अगर ये बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, तो बिना देर किए हुए बुक को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर ये बुक का ऑडियो आपको शुरू से सुननी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाएं और पार्ट 1 से पार्ट 18 तक डाला हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्ण नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाजत दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार की आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजें, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ, ऐसा कहा जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उसकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे, जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंधों में, कैरियर में, धन में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वैकृतिक मान्यताओं या लोकप्रिय प्रकृतियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर, आपकी संपत्ति, विल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है। एक दिन में
वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब मैं बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित है। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डॉल रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से बचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुआ तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बूढ़े बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकील, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद की दम पर सोचा और फैसला किए। उन्हें इस शब्दों से चीड़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो बस आपको बस इतना ही कहना रहता था कि मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास बहुत सी शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार व्यक्ति अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति को नौकरी पर रखता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला, परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उन सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें उठा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढड्डे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोट देती है। हम अपनी अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसे अपने आप मिलने लगेगा।
हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबर के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। परंतु हम लोगों में पैसों को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे पैसे की बुनियादी मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स, अकाउंटेंट्स, कारपोरेटर, अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट बैंकर्स, निवेशकों आदियों की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि आपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी, मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक दायित्व था। अमीर डैडी संपत्ति, दायित्व घर। गरीब डैडी संपत्ति, घर, दायित्व। मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उसका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपने सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होती बल्कि एक दायित्व होता है, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसे निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे महत्व नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के लिए सालों बाद दूसरे घर खरीदते हैं। हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उसके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्गेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $10,000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन
मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 7 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़े नुकसान अक्सर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उन समय जब वे अपने बच्चे को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का माहौल बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होता है कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया। बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की बर्बादी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उन्हें दायित्व जैसे मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा होते थे। अगला चित्र एक जहर शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आय व्यय संपत्ति दायित्व। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्व को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आय व्यय संपत्ति दायित्व। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इनकी इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता चला जाता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। साथियों, तो चलिए आने वाली वीडियो में हम अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते चले जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।